अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमला हुब्बुल्लाह। सलाम मैट्रिक्स मेरा एक तख्लीक करदा मॉडल है और हर दफ़ा मैं अपने चैनल पर आपको इसके ज़रिए कोई ना कोई नए इल्म की खोज देती हूँ, किसी मसले को हल करना सिखाती हूँ या इल्म की किसी ब्रांच की तरफ आपको लेके चलती हूँ और इस बुनियादी मॉडल को आप कैसे-कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं सिखाती हूँ। मेरे चैनल्स हैं द इको फेमिनिन और एक मखसूस चैनल है यूट्यूब पे द सलाम मैट्रिक्स के नाम से, बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे टोटली डेडिकेटेड। और बाकिया मेरे बिज़नेस चैनल्स हो गए, मेरे और मेरी फैमिली के। डायरेक्टली चलते हैं, सलाम मैट्रिक्स क्या है? सलाम मैट्रिक्स एक 4 रुखों पर मुश्तमिल एक मॉडल है जिसमें हम इंसानी ज़िंदगी के 4 जहत में खोज करते हैं। अगर किसी इंसान को या किसी ग्रुप को या किसी मुआशरे को समझना हो तो हम उसको 4 रुखों पर परखते हैं। इसके अलावा ऊपर से कुदरत भी है, प्लैनेटरी फोर्सेस भी हैं जो इस वक्त हमने मॉडल में छोड़ दिए हैं। और जो हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी है, बेसिकली इंसानों की हरकत व सकनात, ठीक है? ह्यूमन एक्टिविटी मैं लिख लेती हूँ उसके ऊपर। अब आप देख रहे होंगे कि सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 रुखों में एक्टिविटी होती है। हम स्टार्ट अपना करते हैं स्पिरिचुअल या रूहानी के साथ जो अंदरूनी तरीन है। अगर आप मेरा ज़रा सा वीडियो रोक कर आप गौर करें कि मेरा तारुफ जो साइड पे मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने बताया है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ सिस्टम थिंकिंग के ज़रिए, पूरे सिस्टम के बारे में एक यकजा तरह से थिंकिंग करके। और इंटीग्रल थिंकिंग का मतलब होता है इकट्ठे करना चीज़ों को। और इसके अलावा इनर वर्ल्ड या बातनियात पर भी काम करती हूँ, जो हमारा इनर सॉफ्टवेयर और हमारी अंदर की थिंकिंग और हमारी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का मतलब हमें क्या-क्या चीज़ें बावर करा दी गई हैं, और थिंकिंग का मतलब हमारे सोचने का और ख़ुद से किसी चीज़ के बारे में फ़िक्र करने का और समझने का तरीका क्या है। और इसके अलावा हमारे अकाइद वगैरह क्या हैं, ये स्पिरिचुअल में चला जाता है, रूहानी में। इसका मतलब सिर्फ रूहानियत वाली रूहानियत ही नहीं है, मतलब आपकी रूह, आपकी प्रोग्रामिंग, आपका सॉफ्टवेयर, आपकी ज़ात और सोच फ़िक्र कैसी है। पर्सनल फ़ैमिलियल, ज़ाती और आइली फ़ील्ड हो गई, आपकी पर्सनल ज़िंदगी, आपकी फ़ैमिली के साथ ज़िंदगी, जिस तरह की भी आपकी फ़ैमिली है। अगर कोई खुदा न ख़ास्ता फ़ैमिली से बिछड़ा हुआ भी हो, कोई किसी यतीम खाने में हो, सड़कों पे हो, या किसी गिरोह के साथ, किसी गैंग के साथ रहता हो, तो वो उसके फ़ैमिली टाइप का ही हो गया। सोशल इकनॉमी, माशरती और मुआशी जहत पर खोज करना। और इकोलॉजिकल और पॉलिटिकल में हम माहौलियाती और सियासी और पूरे सिस्टम को में इंसान कैसे चल रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हमने अफराद के किरदार और नफ्सियात का तज्ज़िया करना है तो ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल आपके सामने है, और किसी एक जहत को आप लेकर आगे नहीं चल सकते। जितना आप जांचते जाएंगे किसी भी शख्स को, उसकी रूहानी ज़िंदगी, उसकी आइली ज़िंदगी, जो उसकी अव्वलीन तरीन ज़िंदगी है, ये हो गई उसकी, जिसको हम कहेंगे इस साइड पे मॉडल के, ये इनर डायमेंशंस हो गई, अंदरूनी और पर्सनल और अच्छे माशरे में खुफिया होती हैं आम निगाह से। और ये हो गई आउटर डायमेंशन, जहाँ पे इंसान निकल कर अपनी पर्सनल ज़िंदगी से और अपने अपने अपनी दिमाग से निकल के, अपने दिल से निकल के फिर अपनी फैमिली से निकलता है। यहाँ पर ये भी इनर में ही आ गई, क्योंकि फैमिली में भी उसका जो है उसकी ज़ात का एक अंदरूनी रुख होता है। और फिर बाहर की दुनिया, गैरों की दुनिया, खुली हुई दुनिया, घूमने फिरने वाली दुनिया, जिसमें वो उन लोगों के साथ मिलता-जुलता है जिससे उसका कोई करीबी या मुसलसल ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आपने किसी फ़र्द को समझना हो तो आप सिर्फ़ उसका एक परतू और एक रुख नहीं देख सकते। आप उसकी बेहतरीन खोज करने के लिए आप उसके रूहानी और उसका जो सॉफ्टवेयर होगा, उसके अकायद, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फ़िक्र, उसके तरीक़ा क्या है मामलात से डील करने का, उसका किरदार क्या है, वो आप देखेंगे। फिर उसकी पर्सनल ज़िंदगी में उसकी किस तरह की उठक-बैठक है। हमारे मज़हब में कहा गया कि जिस शख्स का, एक चलते-चलते मैं ज़िक्र कर दूँ, इस्लाम में ज़िक्र किया गया कि तो में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके मामलात अपने ख़ानदान के साथ बेहतर हैं, ठीक है? ख़ास तौर पे मर्दों के बारे में कहा गया, क्योंकि मर्द मुआशरे की एक ज़बरदस्ती के तौर पे तरवीज करते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो डिपेंड करती हैं मर्दों की गई तरवीज पे। गो के ख़वातीन जो हैं वो इनर डायमेंशन में नफ्सियाती तरवीज ज़रूर करती हैं मुआशरे की और तामीर करती हैं, लेकिन उनको आगे लेकर चलना जो है वो मर्दों के ही स्ट्रक्चरिंग का काम है। इस पे हम फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मेरे चैनल द इको फेमिनिन पे और जल्द ही मैं करूँगी द सलाम मैट्रिक्स पे भी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं। एक सूफ़ी टीचिंग जिसका नाम उर्दू में बोतल मशरूब के नाम से है, इंग्लिश में वाइन इन अ बॉटल, जिसमें हम ये कहते हैं कि बोतल एक अलग चीज़ है, यानी सांचा एक अलग अलग चीज़, और बोतल में जो मशरूब है उसके अंदर क्या चीज़ है वो एक अलग चीज़ है।
तो ख़वातीन का आम तौर पे माशरे में ये किरदार होता है कि वो नफ्सियाती तरबीज और ख़ानदान की जोड़-तोड़ वग़ैरह में और किस तरीके से लोग एक-दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा असर अंदाज़ होती हैं और उनकी अपनी एक एनर्जी फ़ील्ड होती है जो आपस में खुसर-फुसर चलती रहती है। खुसर-फुसर के अलावा ये तो मैंने एक मज़ाहिर पैराए में कह दिया, मतलब एक एनर्जेटिक फ़ील्ड ख़वातीन ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं उसमें। और सोच समझ रखने वाले और रूहानी तौर पे डीप मर्द भी उसमें कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मर्द जो है माशरे की आउटर स्ट्रक्चरिंग करते हैं। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट डिवाइड नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, वो बोतल मशरूब यानी वाइन इन अ बॉटल वाली, तो आप ये समझ जाएँगे, उसमें मैंने बताया कि दोनों ही लाज़िम व मलज़ूम है और इकट्ठे इकट्ठे काम करते हैं। तो वही किस्तारा है ऐसी चीज़ों के लिए जो आपस में एक-दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, मैं थोड़ा-सा दूसरी साइड पे चली गई कि किसी भी फ़र्द को समझने के लिए इस मैट्रिक्स की मदद से हम पूरे गिरोह, मुआशरे और कौम को भी समझ सकते हैं। फ़िलहाल मैं 2-3 अफ़राद को उठाऊँगी, आपके सामने बताऊँगी। उनको समझने के लिए आप उनकी ज़िंदगी का जितना बेहतर हो सकेगा जायज़ा लेंगे। तजस्सुस ना कीजिए, खोज ना लीजिए। ये सिर्फ़ मैं आपको एक समझाने के लिए एक मॉडल का बता रही हूँ। किसी के पीछे जासूसी करते हुए आपने उसको नहीं जानना। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जब आप इस एक मॉडल साँचा आपके सामने है, जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं आजकल की ज़बान में, आपके यानी कि आपके पास जितना नॉलेज आता जाए, आप उतना उस शख्स को बेहतर से बेहतर समझते रहेंगे। और अगर आप किसी शख्स का सिर्फ़ बाहर का परतू देख रहे हैं, मसलन उसको पॉलिटिकल सांचे में देख रहे हैं या आप इकोनॉमिक सांचे में देख रहे हैं, आपका गाड़ी का टायर्स दुरुस्त करने वाला शख्स है, आप जाते हैं, हवा भरवाते हैं, वहाँ से फिर चले जाते हैं, तो फिर आपको उसका कभी भी नहीं पता चलेगा कि उसका ज़ाती किरदार क्या है, उसकी रूहानियत क्या है। हाँ, ये बिल्कुल कोई अलग-अलग हिस्से नहीं हैं, लिहाज़ा ये हो सकेगा कि जब वो शख़्स आपसे डील करता है, तो उसकी उठक-बैठक, मुस्कुराना, तमीज़ से बात करना, कभी आप उसको देख लें कि वो किसी से पानी लेते देते हुए और आपको ग्लास पकड़ाते हुए किस तरह की गुफ्तगू करता है, तो उससे आप अपनी अक़ल इस्तेमाल करते हुए उसकी ज़ाती और रूहानी ज़िंदगी को भी समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल कोई अलग-अलग कटे हुए हिस्से नहीं हैं, ये एक-दूसरे में ओवरलैप और एक-दूसरे को एनरिच करते हैं, क्योंकि सेंटर में तो उसके एक ही शख़्स है, ठीक है? ये आज मैं देशभक्त स्टाइल भाई के एक्सेंट और स्टाइल में बोल रही हूँ। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और मैंने सीखी भी है और की भी है स्टेज पे। तो अगर मैं मेरी आदत है एआई की तरह कि अगर मैं किसी का इंटरेस्टिंग एक्सेंट या उसकी स्पीच वगैरह देख लूँ, तो वो खामख़ा मेरे ऊपर आ जाती है। और जैसा माने मैं बचपन में ज़रा स्कूल स्टेज वगैरह में ज़्यादा एक्टिंग किया करती थी और बाद में थोड़ा प्रोफ़ेशनल जर्नलिज़्म भी किया है। तो इट वाज़ ऑलमोस्ट अ पार्ट मेरा उसका साइकी का और तौर तरीके का, कि जिसको जैसे बोलते देख लिया वो मैं खुद साफ़ तौर पे बोलना शुरू कर देती थी। तो आज मैं देशभक्त भाई के स्टाइल में थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, वो बड़े अच्छे एक यूट्यूबर हैं। ख़ैर, तो अगर आप किसी को सिर्फ़ माशरती तनाज़ुर में मिल रहे हैं, आपका उससे कारोबारी इंटरेक्शन हो रहा है, तो उससे कहते हैं कि ओवर टाइम एक मतलब वक़्त के साथ-साथ आपको उसकी तरबियत का पता चल जाता है। दूसरी बात ये कि अच्छे माशरे में आप आते-जाते सलाम दुआ करते जाते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि उस शख़्स के अल्फ़ाज़ कैसे हैं, उसकी सोचें कैसी हैं, वो किस चीज़ की फ़ेवर करता है, वो कौन से मज़हबी बातें करता है, कौन-सी सियासी करता है, तो आप उसको जाँच सकते हैं। आपके पास वही मैंने बात कही कि जैसे-जैसे डेटा पॉइंट आते जाएँगे, वैसे-वैसे आप समझते जाएँगे। तो हो सकता है कि आप उसको एक परतू से ज़्यादा देख रहे हों, मसलन आपकी डीलिंग उसके साथ इकोनॉमिक हो, लेकिन ये दूसरे एस्पेक्ट भी उसके आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसके साथ किसी सियासी जलसे में ही जाके समझना है कि वो सियासत में क्या करता है, या रूहानी किसी आपने उसके मज़हब इबादतगाह में और उसको जो भी नमाज़, दुआ, पूजा उसकी होगी वहाँ पर जाके समझना है, ऐसा नहीं है। आप की जितनी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन होगी, जितना आपका उनके साथ डीलिंग और कन्वर्सेशन होगा, तो उससे आप जानते जाएँगे। अच्छी बात ये है कि बजाय किसी की टो लेने के या ख़ाम-ख़ाह किसी से लंबे-चौड़े सवालात पूछने के, ज़रूरत के वक़्त पूछ भी लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के साथ अच्छा होता है जिनसे आपकी रिश्तेदारी, उठना-बैठना, बातचीत है, तो वो भी अच्छा होता है। एक देसी किस्म के माहौल में क्या कहते हैं, मोहल्लेदारी के तौर पे लोग एक-दूसरे से सवाल-जवाब करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो आपस में एक केयर के रिश्ते में होता है, वो एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं, भई हमारी गाड़ी ख़राब होगी तो उसी के पास जाके करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं है, अगर वो अवेलेबल कोई शख़्स नहीं है, हम फलाने का इंतज़ार कर लेंगे, ये वो आपका उठना-बैठना हो सकता है। लेकिन असल में आपकी जो अहम तरीन चीज़ है वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है? आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल, आपके किसी चीज़ को देखने की स्किल ना, सोचना समझना आपका, ठीक है? और जो नज़र आ रहा है उसी को देखना बजाए कि अपना
بجائے کہ اپنی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں اس کے اوپر آپ لاگو کر دیں، آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں جیسے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو سی تھنگس ایز دے آر، جیسے وہ ہیں۔ جتنا آپ اپنے دماغ کو انفلٹرڈ آپ اندر ڈالتے رہیں گے ڈیٹا، اتنا ہی آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بعد میں جا کے آپ کو ہی نتیجے بھگتنا پڑیں گے۔ کسی کو آپ نے بہت زیادہ اپنی خوش فہمیوں میں اچھا سمجھ لیا تو پھر وہ آپ کی توقعات پر وقت کے ساتھ پورا نہیں اترے گا، کیونکہ خوش فہمیوں کے ساتھ آپ کی توقعات بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً وہی اگزامپل اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی آپ مجھے تو پریمیم سروس ملے گی اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اور غلط فہمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک برے سے برا خیالات کرتے ہیں اور وہ شخص بھی بھانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کی جو برے خیالات ہوتے ہیں اول تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ڈیمیج کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کہیں گے نہیں آج میں باہر نکلوں گا تو مجھے تو پیٹرول ہی نہیں ملے گا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر ایک برے اپنے خیالات لاگو کر لیے، اپنے کسی ٹراما کی وجہ سے یا غلط نفسیات کی وجہ سے، یا آپ کو کوئی بری باتیں بتا رہا ہے تو آپ نے اپنی کلیئرٹی اندر کرنی ہے۔ تو یہ جو ماڈل کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک تو آبزروڈ ہے، ٹھیک ہے؟ آبزروڈ، جس کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھا، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ تو ایک ہو گیا، اور جو دیکھ رہا ہے اس کی بھی اپنی نفسیات اور عقل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا میں تو بس آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ ہی عقل قل نہیں ہیں، آپ میں تمام نالج نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے جو باقی حقائق کے سامنے جھکتی اپنے آپ کو ایک بہتر آبزرور بنا لے۔ اس میں بھی ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود ہی رہتی ہے، کیونکہ مکمل علم کسی انسان کے پاس نہیں آ سکتا، اور آ جاتا ہے جس وقت تو اس وقت اللہ پھر وہ میٹرکس کو بدل دیتا ہے، یعنی ہر چیز کو دوبارہ سے نیا کن فیکون کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم دوبارہ ہمیں سمجھنا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو جامد نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا رہتا ہے اس کو بھی ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ نے کسی شخص کو آواز دے کے بلایا اور توجہ نہ دے سکا، ہو سکتا ہے کسی بات میں مصروف ہو، تو پھر آپ ایک حسن ظن رکھیں، ایک اچھی سوچ رکھیں کہ بھائی کیا پتا کیا وجہ ہو، اور آپ دل پہ نہ لیں، آپ آگے بڑھ جائیں، اور اگلی دفعہ وہ کہے گا کہ سر آپ مجھے کال کر رہے تھے، وہ پیچھے سے کوئی مشین کی آواز آ رہی تھی کھٹ پٹ کی، اور میں ڈر گیا اور میں آپ کو آواز میں آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ تو علیحدہ بات ہے، وہ تو ابھی بعد میں آئے گا کہ آپ آبزرو کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کے پیرامیٹر سمجھ لیجیے، پہلے آپ اس کے حدود اور اربا سمجھ لیجیے کہ کس سانچے میں آپ کام کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی۔ جتنا ہم ان سانچوں کو بہتر سمجھتے رہیں گے اتنی ہماری آبزرویشن بہتر ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور ہم فیکٹس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اتنے آسان ہوتے تو ایک دفعہ دنیا بن کے چھوٹ جاتی اور سارے لوگ ہر چیز کو سمجھ جاتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگلی دنیا کی طرف جاتے۔ لیکن یہی دنیا جو ہے ایک بڑا ہمارا ایک ٹیسٹ قسم کی چیز ہے، اور ہم چیزوں کو حتمی طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ ماڈل ہے جس کے ذریعے آپ بہتر سے بہتر اپنی آئز کو ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی سڑک پہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مطلب رش والی کسی شہر میں لمبی سی سڑک پہ نکلیں تو آپ ہر بلڈنگ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بلڈنگ وہاں پہ ہے، لیکن آپ نے ہر دکان کا بینر نہیں پڑھ لیا۔ اگر آپ صرف کھانے نکلے ہیں تو آپ بس دیکھ رہے ہیں، جہاں برگر کا پیزا کا سائن نظر آیا، جہاں سے خوشبو آئی آپ اس طرف چل پڑے، آپ نے دیکھا ہی نہیں وہاں بینک بھی ہے، درزی کی دکان بھی ہے، اور فلانا فلانا۔ پاکستان میں بڑی مکس قسم کی مارکیٹس ہوتی ہے نا، تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آیا۔ یا آپ کسی مال میں گئے، کسی نے کہا تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ فلانا چاکلیٹ کا یا کافی کا جو ہے وہ اسٹور ہے، بس آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے تمام دکانیں نہیں دیکھی۔ تو دنیا میں بہت کچھ دیکھنے کو ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی آپ کو کھوج ہوتی ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اب تو یہ ہو گئی بیک گراؤنڈ کی باتیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس کس طریقے، کون سی نہج ہے جس میں آپ کسی کو سمجھ سکتے ہیں بہتر سے بہتر، اور خود آپ کی بھی جو نظر ہے اور آپ کی سوچیں ہیں اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت کے ساتھ بتایا جائے کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں ہوتی ہے۔ مثلاً
वक़्त के और ज़िंदगी के साथ-साथ आप ये समझें, आप सिर्फ़ किसी शख़्स को ही ऑब्ज़र्व नहीं करते, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन होती हैं, उनको समझने के लिए भी आपको एक मुआशरे की तरफ से और जो इल्म की फ़ील्ड है, वहाँ से एक डेटा चाहिए होता है। डेटा को समझने के लिए भी आपको एक अकल चाहिए। मसलन, आप किसी शख़्स को देखते हैं, बड़ी सपाट और अजीब किस्म की आवाज़ में बोलता है और आप चौंक जाते हैं कि भई किस तरीके से बात कर रहा था। फिर आपको कोई बताता है कि ये शख़्स जिसको आप देख रहे थे, ये थोड़ा बहरा है। चूँकि वो अपनी आवाज़ खुद नहीं सुन सकता, वो उस आवाज़ को बेहतर नहीं कर सकता और एक सपाट से लहज़े में बोलता है। तो जब तक आपको ये नॉलेज ना आ जाए कि बहरे अफ़राद के साथ ये एक मसला हो सकता है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। अच्छा, क्या अब ज़रूरी है कि आप दुनिया की हर फ़ील्ड के बारे में जानें या साइट से खड़े होके कोई रसीद आपको बताए कि भाईजान ये हज़रत फलाना बंदा जो है वो बहरा है, इसलिए ऐसे काम नहीं कर सकता। उसमें फिर ये है कि आपकी अपनी ज़ात भी गवाही दे सकती है। जो ऑब्ज़र्वर है, जिसकी मैं आइज़ दिखाती हूँ, आइज़ और ईयर्स, ये कान कान बनाने की मैंने कोशिश की है, नाकाम सी। कान समझ लें, ठीक है? अ, वो उस किस तरीके से किस चीज़ को सुनता और समझता है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसका अपना जो किरदार और उसकी अपनी जो नीयत होती है और उसके अंदर कितना हलीम उसकी ज़ात है, कितनी नरम और दूसरों के बारे में कितनी उनके साथ हमदर्दी करने वाली है, उस पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा शख़्स जो एक बड़ा अंदर से हलीम यानी नरम मिज़ाज हो, वो जब दूसरों को जैसा देखता है, उसको समझ के दिल में वो एक माफ़ी देता है, किसी खुली बुराई को नहीं। मतलब किसी की आवाज़ ऊँची-नीची हो गई, जी, तो जो आपका फ़हम और गुमान होता है, ये भी हम लिख लें। फ़हम, गुमान, गुमान आप किसी के बारे में क्या अंदाज़े लगाते हैं? किस तरह की सोच रखते हैं? फ़हम आपकी समझ कितनी बेहतर और कितनी डीप है? उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ कोई नई नज़र आए, हर चीज़ के बारे में आप किताब नहीं पढ़ते, हर चीज़ के बारे में आपको कोई कमेंटेटर नहीं बताता। आप उसको अपने अंदर के डेटाबेस में रख लें कि ये चीज़ मैंने देखी। जो अच्छी चीज़ है, उस पे खुशी का इज़हार करें, किसी का शुक्रिया कर सकते हैं तो कर लें। इसीलिए मुसलमानों को एटिकेट सिखाए गए हैं, जो मुस्लिम एटिकेट हैं कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहें। अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको छोड़ दें और इस्तिग़फ़ार कर लें आप और हट जाएँ। अगर आपके दिल को कोई गुज़न पहुँची है, गुज़न बोलते हैं क्या? तो यकीनन अल्लाह आपको समझा देगा और जवाब देगा। जितना आपका अल्लाह के साथ इंटरनल आपका जो डायलॉग है वो अच्छा चलता है, उतना ही अल्लाह के पास तो तमाम मैट्रिक्स और तमाम हर वक़्त का इल्म है ना, आपसे अव्वल से आखिर का, तो वो आपको डेटाबेस में से निकाल के आपकी तरफ इल्म को भेजेगा आपके दिल के अंदर, ठीक है? तो ये अंदर हमारी इनर वर्किंग होती है, हमारा जो रूहानी एस्पेक्ट है। तो ये अगर जब हम अपने आप को देखें तो रूहानी हमारा जो एस्पेक्ट है उसमें सारा ये डेटा अंदर जा रहा होता है और फिर हमारे हमारे डिसीजंस और हमारा किरदार बाहर की तरफ निकल रहा होता है। यानी दुनिया हमें शेप कर रही होती है और फिर हम अपने किरदार से दुनिया को जवाब देते हैं और फिर हम अपनी चॉइस से दुनिया को बदलते हैं कि भई नहीं, अगर मेरे साथ किसी ने मुझे बुरे तरीके से पानी का गिलास पकड़ाया तो मेरे पास चॉइस है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को बेहतर करूँ और अपने किरदार और इख़लाक़ से दूसरों को समझाऊँ और ज़बान से भी कभी-कभार दूसरों को बताऊँ कि बेटा इस तरीके से दिया करते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातचीत हो गई। अच्छा, फ़हम और गुमान के बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती चलूँ, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। मैं जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने में थी और मैंने एक आईबीए नाम के इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो कराची का मशहूर है, ओरिजिनल इदारा, वहाँ से एमबीए मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। जी, मेरी डिग्री एमबीए है और मैं हाईली क्वालिफ़ाइड शख़्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अम वहाँ पर मैंने ये सन 1999 से 2002 तक अपनी डिग्री वहाँ पर हासिल की। तो उसमें सन 2001 में मुझे किसी ने राइटिंग असाइनमेंट दिया। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि मैंने 98-99 में इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ग़ालिबन 98 में। और 1999 में 99 में मैंने एचटीएमएल कोडिंग सीखना शुरू की। मुझे तो इंटरनेट के अंदर घुसने की शौक था। उस वक़्त इंटरनेट पे आम इंसान इतने नहीं थे, बस वेब डिज़ाइनर ही कुछ लिख सकते थे। ऐसा नहीं था कि फ़ेसबुक वगैरह टाइप की साइट पे जाके आप कुछ लेकिन तो अपना कंटेंट पब्लिश करना मुश्किल था। किसी ने जिस तरह बुक छापी हुई हो, बस आप खुद तो बुक नहीं छाप सकते ना। तो आजकल तो ख़ैर वो भी पॉसिबल हो गया है, तो ख़ैर आपको छपी-छपाई बुक मिलती थी, जिससे आप इंटरनेट को किताब की तरह पढ़ते थे। तो मुझे उसकी वेबसाइट डिज़ाइन करना और कोडिंग का बहुत शौक हो गया और मैंने उसके ऊपर जाके एक कोर्स कर लिया एचटीएमएल का, तो मुझे समझ में आ गया, जावा मेरे ऊपर से गुज़र गया। बहरहाल मैंने समझ लिया बेसिक्स ऑफ एट लीस्ट एचटीएमएल कोडिंग। तो
ये वो ज़माना था सन 1999, 2000, 2001 का, कि बहुत मतलब आईटी की तरफ बहुत रुझान जा रहा था, और जो टॉप के थिंकर्स, लीडर्स थे, और मुसलमान भी, क्योंकि हम तो मुसलमानों की साइड पे हैं, तो बड़ा ये था कि हम इसको संभाल करके अपने मुल्क को और अपना दीन को किस तरीके से आगे लेके जाएँ, क्योंकि एक एहसास कमतरी सा, या ये कह दें दुनिया में पीछे रह जाने का एक बड़ा जेन्युइन किस्म का एहसास हम लोगों में मौजूद था। तो हम चाहते थे कि भई हमारा मुल्क और हमारा जो ज़िंदगी के तरीक़े हैं और हमारा कल्चर है, उसके बारे में लोगों को पता चले। तो ख़ैर हम उसको सीख रहे थे। तो उसी अथना में ग़ालिबन सन 2000 में या 2001 में, बैकग्राउंड मैं थोड़ा-सा बता दूँ, अम 2001 के एंड के में 9/11 का वाक़या हुआ है, तो हो सकता है 2002 की बात हो, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं मशहूर थी आईटी के बारे में ना, तो ये जो 2001 में 9/11 का वाक़या हुआ है, जिसमें अमेरिका में ट्विन टावर्स पे एक वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे एक बड़ा हमला हुआ, उससे कुछ पहले ही जो हमारा ख़ित्ता है पाकिस्तान, और साथ आफ पाक रीजन जिसको कहा जा रहा था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी नत्थी हुआ था, सोच और फ़िक्र के लिहाज से, और हम वहाँ पर हमारे काफ़ी जो बिज़नेस पर्सन्स थे, वो चूँकि अफ़गानिस्तान एक बड़े अनस्ट्रक्चर्ड कंट्री है, वॉर टॉर्न कंट्री है, तो वॉर टॉर्न कंट्री जो होती है, जो जंग से टूट-फूट गई होती है, वहाँ पे जब डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट का वर्क होता है, तो काफ़ी वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी होती है। तो एक तरह की वहाँ पर सियासी बेसिस भी बन रही थी, और कुछ ऐसी तहरीकें भी चल रही थी कि जो दुनिया के लिए परेशान-कुन थी, और हमारे मुल्क के लिए भी। और बहरहाल मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगी, बहरहाल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर डेवलप हो रही थी वहाँ पर। तो और पाकिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे थे कि भई हमारा मुल्क कहीं न कहीं जाए। तो ये तो दूसरा जो मैंने आपको अफ़वाह का बैकग्राउंड बताया, वो मेरी स्टोरी से थोड़ा-सा रिलेटेड है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला है। तो वक़्त मैं बात कर रही हूँ अंदाज़न 2001 से 2002 में, किसी भी वक़्त मुझे याद नहीं है, 1 या 2 में किसी वक़्त होगा शायद, कि मेरे पास 2 सेक्शन से हमारे एमबीए में, दूसरे सेक्शन से एक लड़का आया, बहुत अच्छा-सा, खामोश-सा रहता था, और एक अच्छी फैमिली का बर्गर जिसको हम कहेंगे। वो लड़का था, और उसने कहा कि आप आईटी में बहुत अच्छी हैं, बहुत, मैंने स्कूल में टीच भी किया था आईबीएम में, खुद ही एज़ अ स्टूडेंट मुझे इजाज़त मिल गई थी एचटीएमएल कोडिंग टीच करने की, और मैंने लोगों को टीच करके बहुत बोर किया। खैर, तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं कोई टेलीविज़न प्रोग्राम बना रहा हूँ, और आप ऐसा कीजिए कि उसकी जो मैंने किस्तें बनानी है, उसमें हमने आईटी के बारे में लिखना है कि आईटी से एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आईटी से इस्लाम को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है, आईटी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। वो कोई प्रोग्राम की मुख्तलिफ़ किस्तें बना रहा था, और उसने कहा कि हर किस्त के लिए मैं उसमें क्या दिखाऊँ, क्या करूँ, कुछ बैकग्राउंड आप मवाद लिख दें। जिस तरह आजकल जो हम चैट जीपीटी से काम करवाते हैं ना, कि मुझे थोड़ा-सा लिख दो कि भई आईटी का क्या फ़ायदा, भई हमारे दीन को, आईटी से हम ये कैसा कर सकते हैं, वो कैसा कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नोट्स बना दो। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा हम आपको ₹1000 पर नोट्स देंगे, तो 3-4 पेज के नोट्स। मैंने बड़े खुशी से बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखकर 11-12 पेजेज़ उनको दे दिए, जिसमें 3 किस्तों का काम था, और मुझे ₹3000 बनते थे, जो उस ज़माने में ठीक-ठाक इनकम थी, और आज भी कई लोगों के लिए है, मेरे लिए भी। तो पेमेंट नहीं हुई मुझे। ये हो गया 2002 में, हम यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, 2003 में हमारी जॉब स्टार्ट हो गई। उनके बारे में पता चला कि उस ज़माने की एक बदनाम ज़माना तंज़ीम के साथ ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार हुए, और अमेरिका ने उनको गिरफ़्तार करके करते-कराते गुआंटानामो बे तक पहुँचा दिया। बड़े हैरान हुए, उनके वालिद साहब भी वहाँ पहुँच गए। अच्छा, जाने क्या बात है कि मेरे दिल में मैं उस बंदे के बहुत एहतराम भी करती थी, उसके साथ बात भी थी करती थी। मैंने उनसे पूछा 2-3 दफ़ा कि मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी? और नाम था उनको उज़ैर, और उन्होंने कहा हाँ, और फिर मिली नहीं, और कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं हो गई खामोश। तो जब उस शख़्स का ज़िक्र मेरे सामने आया, तो मैं सोचूँ कि पे ये वही है जिसने मुझे पेमेंट नहीं, मैं अपने अंदर की वर्किंग बता रही हूँ, जो इंसान को एक तजस्सुस सा लग जाता है, उसको दूसरों के सामने तो नहीं कहा जाता, ऑब्वियसली दूसरों से मैं क्यों कहूँ कि बेचारे इसने मुझे पेमेंट नहीं की होगी। अम, अब चूँकि मुझे उस वाक़ये की दूसरी साइड समझ आ गई, लिहाज़ा मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ने क्या बेहतरी की। अच्छा, कभी भी मेरी अक़ल शरीफ़ ने ये नहीं सोचा कि ये वही बंदा है जिसको पकड़ के वहाँ पर ले गए हैं गुआंटानामो बे में, तो उससे तो सारे ही दूर भाग रहे होंगे। उल्टा मेरे दिमाग में मैं बड़ी हीरो बनती थी, मैं सोचती, मैंने कहा यार मुझसे उन्होंने, अमरीकी ने नहीं आके पूछा, मुझसे पूछा तो मैं कहती ये तो बड़ा शरीफ़ सा अच्छा-सा लड़का है, इसको आपने क्यों पकड़ा है? ठीक है, इसने मेरे ₹3000 नहीं दिए, लेकिन
ये बंदा तो ठीक-ठाक शरीफ सा है, खामोश सा, मैंने तो इसको कुछ नहीं करते देखा। तो बड़ा मैं अपने दिमाग में ना बड़े फ़र्ज़ी किस्म के मेरे दिमाग में पीछे से पीछे, जिसको मैं कहती हूँ, अंग्रेज़ी में इसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना? दिमाग में मॉडल चलना, गेम प्लानिंग, सिनेरियो प्लानिंग होती रहना, तो मेरा दिमाग इस तरह के बुलबुले दिखाता रहता था। कहानी लंबी होती जा रही है। ख़ैर, सन 2018-20 में मैंने उस पे चेकअप किया है। खबर कोई उसकी देखी तो पता चला वो बेचारा पकड़ा गया था, और अल्लाह जाने उस पे क्या-क्या इल्ज़ाम लगे हैं, और एक बड़ी मशहूर किस्म की AQ नाम की जो जमात थी, वो वहाँ पर उसके ताल्लुक में वो अभी तक ग्वांटानामो बे में, बड़ा अफ़सोस हुआ। अच्छा, फिर आगे 2020 में मेरे ख़्याल में 21 22 आए, 21 साल बन के मुझे सूझा, मैंने कहा इसका नाम डाल के नेट में देखते हैं। और वही खातून ग़ालिबन हुमा इम्तियाज़ नाम की एक बड़ी अच्छी-सी, बड़ी थॉरो किस्म की जर्नलिस्ट हैं, कराची की, उन्होंने उस लड़के की स्टोरी रिकैप की थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये हज़रत, उनके वालिद जो थे, स्टोरी के मुताबिक, ये अफ़गानिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, उनको इनवाइट किया गया, और वहीं से जब ये कराची आए तो अफ़गानिस्तान से कुछ लोग आए, और उन लोगों ने कहा, मैं स्टोरी को मुख्तसर करके बता रही हूँ, उसमें बड़ी डिटेल थी जो मुझे बहुत ज़्यादा याद भी नहीं है। उन्हीं लोगों ने कहा कि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट साथ करते हैं, इन्होंने हामी भर ली, और उन्हीं लोगों ने कहा कि कोई टीवी प्रोग्राम करते हैं, और मेरे ज़हन में खटका, ओहो! ये वही टीवी प्रोग्राम था, ठीक है? बाद में पता चला उज़ैर ने उनमें से किसी एक को शायद मोटरसाइकिल पे कोई लिफ्ट भी दे दी है, और ख़बर है बाद में आई है, तो इन माँ-बाप बेटे ने, मैं आपको आर्टिकल के मुताबिक बता रही हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कि इन्होंने जब वो देखा है खबर, तो उनको पता चला कि जिस शख्स से बात कर रहे थे, जिसको लिफ्ट दे दी, वो तो उसका नाम वो है ही नहीं जो वो बता रहा है। वो तो बड़ा एक वांटेड कैरेक्टर है, जिसको कराची में पकड़ा गया था। उस वक़्त पूरे पाकिस्तान में छापे पड़ते थे, और AQ जो तंज़ीम थी, उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद को पकड़ लिया जाता था, और फिर वो शिप कर दिया जाता था अमेरिका। तो ये पूरे पाकिस्तान में छापे पड़ रहे थे, और कराची में भी। तो वो उस शख्स से ताल्लुक़ रखने के चक्कर में बहरहाल वो दोनों गिरफ़्तार हुए, और मज़ीद जो उनका चल रहा था पूरा अफ़गानिस्तान के साथ। अच्छी न्यूज़ ये है कि वो फिर आखिर तक उन्होंने माना नहीं है कि हमने कोई गलती की है, और आखिर में वो इनोसेंट करार देकर बहुत ही लेट, जो आखिर के जो लोग रिलीज़ हुए हैं 2020, 21-22 में, तब वो बाप-बेटा आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ हो गए हैं। उज़ैर ने बहुत हिम्मत का काम दिखाया, वो एक सोलो सेल में भी रहे, और उन्होंने उसके मुताल्लिक एक किताब में एक चैप्टर भी लिखा है, और वो नमाज़ और कुरान को लेके बैठ गए, और उन्होंने अपनी हिम्मत उससे बंधाई, और अब उनकी ज़िंदगी बड़ी खामोश गुज़र रही है। कहानी का मतलब ये है कि फिर मुझे समझ में आया कि जो शख्स मुझे मुझे जिस चीज़ से रोक लिया गया, कहानी लंबी हो गई मगर मैंने बताना लाज़िम समझा है कि अंदर ही अंदर क्या चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ से अल्लाह ने रोक लिया, उसने मुझे नहीं दिया, हो सकता है वो कुछ समझ के ना दे रहा हो, किसी वजह से कोई चीज़ भाँप गया हो। तो ये वही लोग थे जो जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा था, जो मशकूक करार पाए, और वो खतरनाक पार्टी के निकले, जिनसे सलाम दुआ करने के चक्कर में और उनके साथ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करने के चक्कर में ये बाप-बेटा बेचारे गुआंटानामो बे में पहुँच गए। इनका कारोबार, इनकी ज़िंदगी, इनका ख़ानदान सब तबाह हुआ और बिखर गया, और अब वो जहाँ पे भी हैं, ख़ामोशी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और अल्लाह उनको खुश रखे। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं गैब में। आप गैब का भी एक लफ़्ज़ लिख लीजिए। गैब का मतलब कई लोग जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा ले लेते हैं कि जैसे अल्लाह ने कोई चीज़ छुपा कर आसमानों पे रखी हो, जो हम तक आई ही नहीं है। नहीं, गैब का मतलब सिर्फ़ ये होता है जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो, वो पर्दे के पीछे होती है, वो किसी ऑफ़िस में हो रही होती है, जो आपकी आँखों के सामने नहीं है। सही है? मसलन जी, हाँ, आपके ऑफ़िस में किसी हज़रत ने आपको शादी का ऑफ़र कर दिया, और घर पे उसकी बीवी है, ठीक है? तो वो आपके लिए गैब में, मगर उस दुनिया में ही है। तो वो गैब का मतलब ये है, सिर्फ़ सिंपल सा लफ़्ज़ है। गैब का मतलब आपकी आँखों के सामने और आपके इल्म में ना हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो आसमानों पे और छठे सातवें आसमान पे हो। गैब के मुख्तलिफ़ लेवल हैं। आप ने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट जो है वो टीचर की डेस्क पे तैयार रहा है, लेकिन आपके लिए वो गैब में है, तो आपको उस चीज़ का मालूम नहीं है, या आपसे छुपाई जा रही है, या खुदा ने आपसे हटा दी है। तो बस अल्लाह ने इस चीज़ से महफूज़ रखा। तो अपने तमाम जो आपके सामने डेटा आ रहा है, उसको अक़्ल कुल्ला समझ लें, अच्छा फ़हम रखें, गुमान रखें, और कोई चीज़ पे आपका दिल अटक जाए, जिसके बारे में आप बड़े समझ ना आ रहा हो, ये क्या चीज़ है। मैं अपनी गुफ्तगू को दूसरी साइड पे ले गई हूँ, मगर मैंने मुकम्मल करना बेहतर समझा। उसके बारे में आप एक सस्पेंस में रहें, क्यूरियस रहें, और अगर आपका दिल किसी से अटकता है, तो शायद खुदा आपको कुछ समझाना चाह ही रहे हैं। क्योंकि वो वाहिद शख्स नहीं था कि जिसने मेरे पैसे नहीं दिए थे। मैं कई जगह पे लिखते रहती और पैसे नहीं मिलते थे। और आज जब मैं ज़रा डेटा को इकट्ठा कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँगी। आज की तारीख़ है ना, अक्टूबर 19, 2025। अक्सर पाकिस्तानी इस वक़्त जब फ़ोन कहीं डायल कर रहे होंगे, तो एक टोन आ रही होगी दूसरी तरफ से, जो गवर्नमेंट ने चलाई है,
कि पाकिस्तानी होशियार रहें, इस वक्त दुश्मन मुल्क की एजेंसीज आपसे इंटरनेट के ज़रिए डेटा ले रही हैं और आपको मुख्तलिफ तरह के कारोबारी और जॉब्स के झांसे दे के आपसे डेटा लिया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है और ये बात उस ज़माने में भी ठीक थी। अ, जब हम आईटी पढ़ रहे थे तो ज़ाहिर तौर पे वो इन्फॉर्मेशन की ही डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन की फ़ील्ड है। एक आध दफ़ा मैंने कुछ ऐसे ऑफ़िसेज़ में गई हूँ, जिनका इश्तहार हमने देखा कि भई फलाना-फलाना आईटी का एक्सपर्ट चाहिए और जब मैं वहाँ पहुँची तो छोटा-सा ऑफ़िस और कोई डेटा एंट्री टाइप की चीज़ कर रहे हैं और मैं तो बहुत समझदार थी। आप देख रहे हैं ना कितनी मेरे में दिमाग कितने-कितने ज़ावियों पे मेरा सोचता है। तो मैंने पूछा कि एग्ज़ैक्टली किस चीज़ की डेटा एंट्री, इसका पर्पज़ लाइक कर क्या रहे हैं और वो समझा नहीं पाए। अब मुझे एग्ज़ैक्टली अब वो मुझे याद नहीं है अ, कि वो कर क्या रहे थे, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं मशकूक हो गई थी और नॉट इन अ वेरी नास्टी सेंस बट मुझे समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। चूँकि मुझे प्रोजेक्ट समझ नहीं आया, मैं वहाँ से हट गई। ऑफ़िस भी छोटा-सा टाइप का कोई था, एक बड़ा जैसे दुकान में बना हुआ कोई 3-4 कुर्सियाँ रखी हुई हों। और वो ये डिफेंस के इलाके में था, ज़मज़मा मुझे याद पड़ता है रोड के कहीं ऑफ साइड पे ज़रा-सा हट के। तो जस्ट अ क्यूरियस थिंग कि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई होती हैं माहौल में और हमारे सामने जो आ रहा था वही चीज़ जिसको हम जानते हैं। और अगर आपके पास जो भी आपके दिमाग में डेटा है उसको याद रखें कि वो डेटा इम्प्रूव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वही हतमी चीज़ हो। तो अगर तो कोई चीज़ इसीलिए कहते हैं हमारे इस्लाम में एक और हिदायत है। मैं जानती हूँ कि जो शख्स वीडियो देख रहे होंगे, तमाम मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन मैं मुस्लिम एंगल से बता रही हूँ और ये यूज़फुल है। जिसका जो भी दीन हो आप उस पे कायम रहें। अ, ये बात भी कहा गया है कि जिस चीज़ पे तुम्हारे दिल को इत्मीनान ना हो उससे हट जाओ। या तो तुम उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते या वो तुम्हारे सामने पूरी नहीं है या वो तुम्हारे मेयार पे पूरा नहीं उतरती। ठीक है? ये ऐसा ही है कि जैसा हवा में परिंदा तो लॉन्च हो सकता है, मैं नहीं लॉन्च हो सकती। अगर मेरा दिल घबरा रहा है छलांग मारते हुए किसी से मंज़िल की बिल्डिंग से तो मुझे नहीं मारनी चाहिए, कोई परिंदा वहाँ से लॉन्च हो सकता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हर एक के लिए बुरी हो, सही है? और अगर मैं किसी सहरा में जाऊँ तो वहाँ पे कैक्टस उग सकता है अपने हालात के लिए और वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो एक जो बाहर का माहौल है ना चीज़, वो भी इम्पोर्टेंट है इस मॉडल में। अच्छा, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं असल में इस वीडियो के ज़रिए कुछ सियासी किरदारों का तज़किया करना चाह रही थी, मगर मैं उसको छोड़ती हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी वर्क ज़िंदगी में से देती हूँ, जो आपको शायद काम आए। हुआ यूँ कि सन 2003 था, 2002 में मैंने ग्रेजुएशन की दिसंबर में और अगले साल से हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो पहली जॉब जो मेरी थी, वो एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे थी। ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है? और हम ब्रांड्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाया करते थे कि उन्हें हिकमत अमली बनाते थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के लिए बड़े-बड़े। और हमारा मेन क्लाइंट जो था वो यूनिलीवर नाम की कंपनी थी। तो हम उनके लिए वो बनाया करते थे स्ट्रैटेजीज़ और हमें सोच-विचार उनका जो भी कोई प्रोजेक्ट हो मार्केटिंग की साइड से हमें काम दिया जाता था। मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोजेक्ट थे। मसलन सेल्स डिप हो रही है, उसको कैसे अप करना है, मोर कंज्यूमर्स को कैसे रीच करना है, नौजवान कंज्यूमर्स को रीच करने का एक बड़ा एक इश्यू था। और मार्केटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा उस ज़माने में 2003 की बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा तरह-तरह के चैनल्स नहीं थे। सोशल मीडिया डेफ़िनेटली नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, ठीक है? तो आपको इवेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया उनकी तरफ से, यूनिलीवर की तरफ से और ये वो ज़माना है जिस वक़्त पाकिस्तान में ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया ये अफ़गान वॉर और सारा 2001 के सितंबर 11 के बाद बड़ी खींचातानी हो रही थी, यहाँ से बंदे पकड़े जा रहे थे, मुल्क में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, जिस तरह अभी कुछ इस तरह हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं, चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ वेव्स में। तो बड़ी टूट-फूट हो रही थी और उसके साथ ही पाकिस्तान में इतना कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था, इतने बिज़नेसेस नहीं थे और उनको फ़ॉर्म करने और बनाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट चाह रहा था और 2003 में ही वो एक वक़्त था जिस वक़्त पाकिस्तान के अपने पुराने जद्दी-पुशी दुश्मन जिसके साथ हमारी दोस्ती हो जानी चाहिए थी, मेरा तो अब ये ख़्याल है। इंडिया के साथ हमारी नोक-झोंक चल रही थी और उनकी आर्मी भी हमारे बॉर्डर पे आ रही थी, जा रही थी। उसमें जो बाहर हमारे ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में वो लोग जो हमारे लिए कुछ अच्छे जज़्बात रखते थे, वो ये कहते थे कि आपका असल में माशरा ही टूटा-फूटा है, जो माशरा बना ही नहीं है, ना कोई बिज़नेस है, ना लोग के पास कुछ खाने-पीने को है, तो ये बड़ी वजह है कि आप लोग हर वक़्त लड़ते, झगड़ते, गुस्सा करते और आपके लोग मतलब दहशतगर्दी वगैरह की तरफ जाते रहते हैं।
देखिए ना, ये सोशो इकोनॉमिक वजूहात की वजह से लोगों का ये स्पिरिचुअल और सियासी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है। तो उन्होंने कहा आप इसको मजबूत कीजिए और हम आपका बिज़नेस सेक्टर जो है मजबूत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों को कपड़े धोने के लिए अच्छे साबुन मैसर नहीं है, फलाना-फलाना। तो उस ज़माने में बड़े अफ़ोर्डेबल साबुन का इश्तहार आने शुरू हुए और उसी वक़्त इश्तहारों की नोयत बदली। उससे पहले इश्तहार आता था, ये लीजिए साबुन, ये इतने रुपए का है, आपके काम आएगा, ठीक है? प्रोडक्ट फ़ोकस था। उस ज़माने में स्टोरी फ़ोकस आ गया कि जी फलाना शख़्स जो है वो कोई चौकीदार है, किसी जॉब पे जा रहा है या कोई टीचर है और उसको गंदे कपड़ों में जाता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और चमकते हुए कपड़ों में फलाना-फलाना साबुन के साथ जाता है तो लोग उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी की तरफ जाना शुरू हुए थे अव्वल-अव्वल उस ज़माने में। इतने में यूनिलीवर के एक हेड जो साउथ अफ्रीका से मेरे ख़्याल में उनका ओरिजिन था, और मगर वो यूके में काम कर रहे थे। उनका नाम मुझे अब भूल जाता है। तो वो जो यूनिलीवर असल जो कॉर्पोरेट उनका ऑफ़िस है, वहाँ से सीईओ ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और यूनिलीवर वालों ने कहा कि भई अब हम मतलब कोई ऐसी उनको चीज़ दिखाएँ, किसी ऐसी एक्टिविटी हम करें कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर राज़ी हो जाएँ। क्या उनको चीज़ दिखाई जाए? ये ब्रीफ़ आई हमारे पास, और हमारे पास 2 सीनियर ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट तो हमारे बॉस थे कंपनी में, 1 मतलब स्ट्रेटेजिस्ट, 1 सीओओ एंड बाकी 4 हम जूनियर थे। तो हम अपने-अपने उस पर लग गए। जब हम मीटिंग रूम में इकट्ठे हुए तो एक ने कहा कि जी ऐसी एक वीडियो बनाएँ जिसमें मुझे बाकायदा याद है कि बटरफ्लाइज़ उड़ रही हों और उनको दिखाया जाए एक बड़ा प्यारा-सा ऐड बनाकर, अच्छा-सा माहौल, और उनसे कहा जाए पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, एस्थेटिक वैल्यू वाली चीज़, इंस्टाग्रामिश। दूसरे ने भी कुछ इसी टाइप की बात की, तीसरे ने भी घुमा-फिरा कर सर उनके सामने एक फ़ोल्डर रखा जाए और फलाना-फलाना। आई टेल यू व्हाट आई डिड, मैंने उस शख्स का नाम उठाया और गूगल में डाला, सही है? और मैंने सर्च करना शुरू किया कि ये शख्स कौन है और इसकी स्टोरी क्या है, इस शख्स को समझा जाए, क्योंकि ये शख्स इम्पोर्टेंट है, इस शख्स तक रीच करना इम्पोर्टेंट है। और मुझे उनके बारे में कुछ स्टोरीज़ मिली। मुझे ये पता चला कि ये वो शख्स हैं जो यूनिलीवर के सीईओ थे उस ज़माने में, कि जो अपने लेबर की केयर बहुत पसंद करते थे। और इनके बारे में ये भी मैंने स्टोरी पढ़ी कि जब एक ज़माने में वो किसी लेवल के मैनेजर थे और उनको गाड़ी मिल रही थी, मगर उनके साथ जो काम करने वाले थे जूनियर मैनेजर या जिसको भी ओवरसी कर रहे थे रैंक को, अम, वो मोटरसाइकिल पे थे, तो इन्होंने तरजीह दी कि मैं भी मोटरसाइकिल पे आऊँ-जाऊँगा, ठीक है? और इस तरह इनको बड़ा मतलब लोगों को डेवलप करने का शौक और अपनी टीम को साथ लेकर चलने वाले लोग थे। जबकि हम पाकिस्तानी का ख़्याल है कि बिग बॉस आया है, उसको इम्प्रेस करना है, डांसेस दिखाने हैं और नाच गाने का एक प्रोग्राम होना चाहिए। आज तक भी पाकिस्तानियों को यही ख़्याल है, अफ़सोस। और एक पार्टी होनी चाहिए और म्यूज़िक और डिस्को लगाकर, और पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते कि इससे पढ़ा-लिखा और समझदार शख़्स कितना बोर होता है, और कोई भी ख़ानदानी किस्म का शख़्स किसी भी कल्चर से आ रहा हो तो इस चीज़ों को पसंद नहीं करता है। वो बस आपको दाँत दे के चल जाता है, मगर उसको दे आर नॉट अम्यूज़्ड विद दैट, ठीक है? इन्वेस्ट तो ख़ैर फिर भी उन्होंने करना है, लेकिन अगर आप अपनी प्रेज़ेंटेशन कर लें तो बेहतर हो जाए, आप ही के हक़ में बेहतर होगा। और मैंने उस बंदे की साख़्त समझी और फिर मैंने अपने जब बॉसेस को ये बताया तो वो हैरान रह गए। क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस शख्स को एनालाइज़ कर लें। तो मैंने कहा कि उस शख्स को आप पाकिस्तान की रियलिटी के बारे में बताएँ। उसको पता तो वैसे ही सारा कुछ है, उसको सारा डेटा भी पता है। कुछ लोग डेटा ओरिएंटेड अप्रोच ले रहे थे कि उनको ये बताएँ कि जी यहाँ पे कितने अमीर तो कितने गरीब हैं। उसमें भी अक्सर पाकिस्तानी उस ज़माने में जो थे, वो पाकिस्तान के मसाइल और ग़ुरबत या परेशानियों को छुपाते थे, और एलिटिज़्म बेस्ड और एस्पिरेशनल किस्म की मार्केटिंग ज़्यादा होती थी। ये नहीं हो सकता कि हम असल लोग और उनके प्रॉब्लम्स दिखाएँ, उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है और गरीबों वाली चीज़ समझाते हैं। लोग इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते। हर तरह के ब्रांड मैनेजर्स चाहते थे कि मैं बड़ी एलीट किस्म की चीज़ों में जाऊँ, बड़े कैंडल्स एंड बटरफ्लाइज़ और इस तरह की चीज़ें हों। उस तरह का भी हमने एक इवेंट किया। तो ये हुआ, और उसी वक़्त मैं उससे पहले मैं एक इंटर्नशिप कर चुकी थी IUCN में, व्हिच इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर। मेरे ख़्याल में इनका ऑफ़िस अब कराची से बंद हो चुका है, शायद इस्लामाबाद में कोई टोकन किस्म का ऑफ़िस हो। और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बड़ी ज़बरदस्त। उनकी एक लाइब्रेरी थी, माहौलियाती एक एनजीओ है। और उनके पास एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की एक लाइब्रेरी ऐसी थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि जो उनके ऑब्ज़र्वर होते हैं, फ़ील्ड ऑब्ज़र्वर, अ, वो जो जिन जहाँ फ़ील्ड में काम करते हैं, उन घरों में जाके बैठते हैं और लंबी-सी वीडियोज़ बनाई हुई होती हैं, 40-40, 50-50 मिनट की।
اور اس میں بیٹھ کے بس وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چولہے پہ چائے کیسے بنا رہا ہے اور فیول کیسے لے کے جا رہا ہے، بڑا سلائس آف لائف ٹائپ کا۔ تو ایسی کچھ ویڈیوز دیکھ کر پھر جو ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر نوٹس لیتے ہیں کہ کس موقع پر کیا چیز ہوئی، 10ویں منٹ پہ ٹائم لائن پوری بناتے ہیں۔ بڑا ایک پروسیس لمبا اور عجیب و غریب ہے۔ آئی واز ویری امپریسڈ بائی دیٹ، حالانکہ وہ بڑا لمبا ڈیٹیل قسم کی چیز تھی، بٹ آئی واز ویری امپریسڈ۔ میں سیٹ کہ ہم جب تک جس طرح یہی جو کام ماحولیاتی این جی او کر رہی ہیں، یہ تو برانڈس والوں کو کرنا چاہیے، یا جا کے دیکھیں کہ ہمارا کلائنٹ کون ہے، کس کو ہم سرو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی نیڈس کیا ہیں، وہ کس طرح کے حالات میں رہ رہا ہے، اس کا گھر مٹی کا ہے، کچا ہے، پکا ہے، اس کے پاس پانی کا کس طریقے کا سورس ہے، وہ کس طرح کے ٹب میں اپنا کپڑے دھوتا ہے، اس کے لحاظ سے آپ صابن اور چیزیں وغیرہ ڈیولپ کریں۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے یہ اپنا آئیڈیا جب دیا تو اینڈ میں یونیلیور نے ایک چیز بنائی جس کو کہتے ہیں مونتاژ، یعنی چھوٹی چھوٹی کلپس لگا کر ایک 20-30 منٹس کی ریل دکھائی جس میں پاکستان کی اصلی عام عوام کو دکھایا گیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں عام افراد کو نہیں دکھایا جاتا تھا، ماڈلس ٹائپ کی چیز میڈیا پہ ہوتے تھے، اور یہ 2005 میں، آپ کو ساتھ ساتھ میں تھوڑی کہانیاں بھی ٹائم لائن بتاتے چلوں نا۔ 2005 میں ہیومنز آف نیو یارک نام کا بلاگ آیا ہے، جس میں جو بلاگر تھے وہ نیو یارک میں جا کر عام لوگوں میں رک کر کسی کی بھی تصویر لیتے تھے اور اس کا سلائس آف لائف ایک کوئی چیز کے بارے میں بات کرتا تھا، مثلا میرا بگیسٹ دکھ کیا ہے، یا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف، یا کس چیز پہ مجھے کوئی میری پیٹ پیف کیا، مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ چڑ ہے، میرا کوئی خواب رہ گیا، یا میرا سب سے بڑا ٹیلنٹ یہ ہے۔ تو مختلف، کوئی ہنس رہا ہوتا تھا اس کے سے کوئی خوشی کی بات، اور یا کوئی کپل نظر آ گیا جن کی منگنی ہے، اور ان کے بارے میں صرف بالکل ڈائریکٹ قسم کا ایک کوٹ لکھا ہوتا تھا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ اب سے 10 سال پہلے ملے اور ابھی ہماری شادی ہو گئی ہے، اور مطلب جو ہے وہ بچے بھی ہیں، وی آر ویری ہیپی اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ سلائس آف لائف اور اصل تب آنا شروع ہوا ہے، میڈیا میں ایک بریک تھرو ہوا ہے۔ تو یونیلیور نے یہ کیا کیا کہ جو ہمارے سننے میں آیا، ڈائریکٹلی ہماری ٹیم انوالو نہیں تھی، کہ انہوں نے اپنے برانڈ مینیجرس کو کیمرے لے کے بھیجا اکراس پاکستان، ٹرین میں بیٹھ کے جائیں اور پاکستان کے لوگوں کو ویڈیو ٹیپ کر کے آئیں اور واپس آ کے مونتاژ بنائیں۔ تو اتنی لمبی کہانی کا یہ نچوڑ نکلا کہ ایک شخص اور اس کی ذات اور نفسیات کو سمجھنے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہم پاکستان میں ہم کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کھو دیں گے اگر ہم اس کو تتلیاں ناچتی ہوئی اور ڈانس پارٹی اور تکو پارٹی بلا کے، سر جی یہ پراٹھا کھائیں اور یہ کھائیں وہ کھائیں۔ ابھی بھی بلاگرس کافی یہ کر رہے ہیں کہ جب وہ باہر سے لے کر آتے ہیں بلاگرس کو، تو ان کے بڑے ایلیٹ قسم کی ان کو ریزورٹس دکھا کر اور یہ لے جاتے ہیں، اور پاکستان کے گناگو جو مسائل ہیں اور زندگی کے وہ اسپیکٹس ہیں کبھی کبھار وہ نہیں دیکھ پاتے، مگر جیسے جیسے وہ گھومتے جا رہے ہیں، خود گھوم رہے ہیں کیمرہ لے کے اور عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو روکتا نہیں، تو وہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی جان جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایک تجزیے کا طریقہ، اور باتوں باتوں میں آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ انہی کیمروں کے ذریعے اور گھومنے پھرنے کے ذریعے اس ایک شخص CEO آئے تھے وہاں سے، کاش مجھے ان کا نام یاد ہوتا، اچھا لگتا۔ تو ان کی ان کو دکھانے کے لیے، ان کی نگاہ کے لیے پاکستان کے بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس دکھائے گئے، اور آج کل آپ بلاگز میں دیکھتے ہیں جب باہر سے بلاگرس آتے ہیں، جرنلسٹ آتے ہیں، تو وہ ہمارے بندروں مزاروں پہ جا کے اور مسجدوں میں لوگوں کی سائیکی، روحانی نفسیات بھی سمجھتے ہیں، گھروں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ مارکیٹس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا عربی چقندر مل رہا ہے، کہیں سے جا کے وہ پراٹھے کھاتے ہیں، تو کہیں جا کے وہ ریزورٹس میں بیٹھتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بیٹھ کے وہ چھلیاں اور برگرز کھاتے ہیں، تو ساری چیزیں میں جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھوڑا ہمارے ملک میں ٹیبو ہے، مگر وہ جو ہے کبھی کبھار وہ سیاسی نظام کو بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، شاید اس کے بارے میں آسانی سے بات نہ کرتے ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جب ایک ڈیجیٹل قسم کی پارٹی، سیاسی پارٹی بڑی آن تھی پاکستان میں، تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑی بات کی، یوتھفل ڈیجیٹل پارٹی تھی، آپ نام سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ مزے کی بات، جب میں نے یہ سٹارٹ کیا ویڈیو تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں انہی کا تجزیہ کروں، لیکن میں ڈر گئی بعد میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے فینز یا ان کے مخالف دونوں ہی مجھ پہ حملہ آور ہو جائیں۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گی، چلتے چلتے ایک دوبارہ کوئی ویڈیو کریں گے جس سے میں چاہتی ہوں کہ کچھ مخصوص سیاسی کرداروں کا تجزیہ کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کی پرسنل ڈیلنگز ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور آج کل یہ دنیا میں یہ بارڈر جو ہیں یہ ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو مسلمان ہیں وہ تو ذہن میں رکھیں گے ہی کہ ہمارے سامنے جو سب سے پرفیکٹ اگزامپل آئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ ماڈل میں نے اسلام سے ہی اٹھایا ہے کہ انسان کی تمام زندگی میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹینس ہو تو آپ کی زندگی آگے پیچھے ہو جائے گی، اور آپ چونکہ یہ ایک ہی پرسن کی نفسیات کا تجزیہ ہو رہا ہے نا، اس کے زندگی کے پارٹس کا، اس کی شخصیت کا، تو اگر اس کا ایک اسپیکٹ دوسرے سے زیادہ میل نہیں کھائے گا تو وہ تتر بتر ہو جائے گا۔ اگر ہماری اکانومی ہمارے اخلاقیات سے اور ہماری روحانیات سے مطابقت نہیں کرے گی تو ہم پورے معاشرے کے طور پر جھٹکا کھا جائیں گے، جو کہ ہم کھا رہے ہیں۔
اگر ہماری ذاتی زندگی جو ہے وہ ہماری روحانیت سے میل نہیں کھائے گی، یا ہمارے عقائد اور ہمارے لائف سٹائل اور ہماری اکانومی میں، سوشل اکانومی میں بہت فرق ہوگا، تب ہم بیچ میں ایک گیپ پائیں گے جس کو کبھی نہ کبھی جڑنا توڑنا یا ختم ہونا ہوگا، یا تو وہ ہماری زندگی توڑ دے گا یا ہم اس کو ختم کریں۔ اس طرح ماحولیاتی سیاسی مہمات جو ہیں وہ آخر میں جا کر ہمارے اسپرچل بلیف، ہماری تھاٹ، ہماری پروگرامنگ، ہمارے بیہیویئر سے ہی جا کر جڑ جاتی ہیں۔ تو اگر قوم کا مزاج سمجھنا ہو تو دیکھیں وہ کیسے سیاسی فیلڈ میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے عقائد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور انہی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہے، اپنی فیملی میں اپنی کنڈکٹ کو بہتر کرنا ہے، ایز اے پرسن اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ کسی وقت ہم اگر میری ہمت ہوئی اور موقع بنا تو ہم کچھ مشہور دنیا بھر کے اور کچھ پاکستان کے سیاستدان اور شخصیات کا تجزیہ کریں گے۔ اصل میں اس میں بہت ریالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کے جو آڈینس ہے نا یوٹیوب کے، ان کے مزاج کے مطابق نہیں آپ کو کرنا ہوتا، لیکن یوٹیوب کی اور عام عوام کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آپ سچ مچ میں ان کا ذائچہ اصلاحات سے بنائیں، ایک تو اسٹرالوجی والا ذائچہ ہوتا ہے، ایک اسلام میٹرکس والا ذائچہ بنائیں، تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اپنے آپ سے فیکٹ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اس شخص کا ذاتی زندگی میں یہ کردار ہے، تو الا یہ کہ وہ اس میں توبہ کر چکا ہو، اس چیز کو چھوڑ چکا ہو، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ایک واضح کوشش کر رہا ہو، لیکن اگر یہاں بھی کوئی پرابلم ہے تو وہ دوسری چیزوں کو خاص طور پہ امپیکٹ کرے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو چھوڑا ہے کہیں پہ اور پھر سیاسی زندگی میں یا سوشل اکنامک زندگی میں کوئی کردار ادا کرے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور خاص طور پہ جب وہ آپ کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دے رہے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلاً کھلاڑی ہیں یا کوئی لیبرر ہیں، ان کی ذاتی زندگی جیسے مرضی ہو وہ اپنا کام اچھا خاصا کر لیتے ہیں، ابھی وہ گھڑی بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، اور وہ امپیکٹ نہیں آنے دیتے اپنے گھر کے لڑائی جھگڑوں میں جو بھی چیز ہے اس کے اوپر، صحیح ہے۔ مگر جو شخص آپ کی سائیکی کو لیڈ کر رہا ہو اور آپ کو اخلاقیات کی اور کریکٹر کی تعلیم دے رہا ہو، تو پھر اس کا کریکٹر دیکھنا لازم ہوتا ہے اور اس میں کس حد تک ٹرانسفارم کر چکا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی برائیاں یا کوئی خامیاں اس میں ہیں، تو ان کا ہونا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس نے ان سے ڈیل کیسے کیا اور ٹرانسفارم کیسے کیا، اور وہ پرانے کسی ایشو میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، کالج کے زمانے میں کوئی ناچا تھا، ڈانس کرا تھا، کوئی سیریس اسٹوڈنٹ نہیں تھا، تو اس وقت ان کی عقل اور سوچ سمجھ کتنی ہے، اور اس میں ٹرانسفارمیشن کتنی ہے، کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ ایک لیونگ ماڈل ہے۔ موسم کی طرح یہ چیزیں بھی، ڈیٹا پوائنٹس بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو موسم کا ایک ماڈل دے دیا گیا کہ بھئی آپ نے جا کر دھوپ کو دیکھنا ہے یا چاند کو دیکھنا ہے یا بادل کو دیکھنا ہے، تو ہر وہ کو ایک جگہ نہیں ہوں گے۔ تو شخصیت میں بھی ترتیب آ سکتی ہے، اور پھر ان کے کچھ ریپیٹڈ جب وہ پیٹرنس دکھاتے ہیں اور ان کی جو مخصوص کچھ عادات ہوتی ہیں یا ان کے رسپانسز ہوتے ہیں، اس سے آپ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص یہی ہے اور یہی کام کرے گا اور اسی طریقے سے چلے گا، اور یہ اس کی سوچ کے پیمانے ہیں اور یہ اس کی اپروچ اور اسٹریٹجی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ اس کے کیریکٹر میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کیریکٹر کو ہم ذاتی یا روحانی فیلڈ کے درمیان انر کی سائڈ پہ کہیں نہ کہیں اینالائز کریں گے۔ یہ ججمنٹ نہیں ہے کہ فلانا برا ہے تو فلانا اچھا ہے، یہ اس کی ڈائریکٹ آپ ڈیٹا اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا ایک فون ہے، فون کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جی آئی فون ورسز اینڈرائڈ کا، یہ سیمسنگ جو ہے کتنی دیر میں آن ہو جاتا ہے، وہ 6 سیکنڈ میں آن ہو رہا ہے، وہ 10 سیکنڈ میں آن ہو رہا ہے، فرق ہے ان چیزوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کی کیمرہ کی کوالٹی کتنی ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی آپ ڈائریکٹ ان چیزوں پہ اسیس کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ اس اسسمنٹ کے ساتھ کیا کریں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ یہ اسسمنٹ کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس سے آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جو شخص کوئی پاور میں ہوتا ہے، کسی کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کام کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو کہانی چل رہی ہوتی ہے، اس کا جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے، وہ آپ کے ٹرانزیکشنز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جتنی آپ کی آبزرویشن ہے، جتنی آپ کی انٹویشن ہے، آپ کی انٹویشن کا مطلب آپ کی انر ورکنگس، آپ کیا سوچ سمجھ کے ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور آپ کی کتنی سینسز کھٹکتی ہیں کہ بھئی یہ شخص کیا کر رہا ہے، یا آج اس نے مجھے اچھے طریقے سے کیوں نہیں پوچھا، یا آج اتنا اچھا بن کے کیوں مل رہا ہے، فلانا اور فلانا۔ تو آپ اس کو بہت ساری چیزوں سے چیک کر سکتے ہیں، صرف اسی شخص کو نہ دیکھتے رہیں، اپنے ارد گرد ڈیٹا پہ بھی نظر دوڑائیں کہ جی جو شخص بڑے اچھے ہو کے میٹھے مل کے بات کر رہا ہوتا ہے وہ پھر مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یا فرض کریں اگر آپ کوئی کیشیئر سے بات کر رہے ہیں یا کسی تیز فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اچھے طریقے سے مسکرا نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے اس پہ پریشر ہو، آپ اس چیز کو آنا جانا کریں اور معاف کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ انسانوں کے کردار اور نفسیات کا بڑا ہمجہت ٹائپ کا، بڑا ڈیپ اور عمیق قسم کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے، اور ہم اچھے اچھے کیریکٹرز کو کوشش کریں گے، انٹرسٹنگ کیریکٹرز کو اینالائز کریں
اور کاش میں ڈر نہ جاؤں، امید ہے جو میں نے آپ کو اگزامپلس دی ہوں گی وہ اچھی ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں سن کے کون سا کریکٹر آ رہا ہے؟ آپ کی ارد گرد کی زندگی میں بھی کوئی سیاسی کریکٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پرسنل زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیجس سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کے آفس ورک میں معاشرتی اور معاشی، آپ کے کالج میں، آپ کی اسٹڈیز کی جگہ پر، یا آپ کسی سفر میں نکلے آپ کو کوئی کریکٹر ملا تو آپ نے کیسے اس کو بھانپا، کیسے جانچا، کیا سمجھا اس کے بارے میں، اور کیا آپ اپنی ہی کہانیاں بنا رہے تھے یا کچھ اس کی بھی سن رہے تھے؟ کیونکہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں، میں چونکہ ٹورزم والے علاقے میں رہتی ہوں تو بس یہاں پہ لوگ آ کے کہنا شروع کرتے ہیں ارے واہ واہ، گاؤں کے لوگوں کو تو ہر ایک کو بڑا دیسی علاج اور جڑی بوٹیوں کا پتہ ہوگا، تو ہر چیز کے ماہر ہوں گے، اور وہ بیچارے چپ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھائی ہم تو لاسٹ ہماری نانی دادی نے کچھ 40-50 سال پہلے اس چیز سے باتیں کی ہوگی، آج کل تو ہم جو بوٹیوں کے بھی نام بھول گئے اور فلانا فلانا، تو بلکہ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر اور این جی اوز وغیرہ سارا ڈیٹا اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو کالونائزیشن کہا جاتا ہے، اور امپیریلزم کہہ لیں گے، سامراجیت کہا جاتا ہے، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے کوئی دوائی شوائی بنا کے بیچتے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو لوگ آتے ہیں وہ اکثر بس خوش فہمی میں اور پھر بس زبردستی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک کہانی بنا کے ڈال جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور لمبی چوڑی ادھر ادھر کی کہانیاں پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہیں اچھا اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، یہ تو موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، یہ تو بہت ہی کوئی آوارہ ٹائپ کا لگ رہا ہے۔ کوئی لوگ ایسے ہیں نا جو آج بھی سوچتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ جانے والے لڑکے آوارہ ہیں، جو بھی ہیں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، یہ تو بسوں میں ٹرپ بک کرا کے رہا ہے تو بہت ہی غریب ہوگا، ہو سکتا ہے کروڑ پتی آ رہا ہو بس میں جسٹ فار انجوائمنٹ۔ سو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، کوئی آ رہا ہو اس طرح شخص۔ تو جس چیز کو آپ دیکھیں سامنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فیکٹ ہو، آپ ادھر ادھر تھوڑا اس سے ڈیپر بھی جائیں، اور جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے، ایک تو آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے، کوئی شخص کس طرح کے کپڑے پہنے ہوا ہے، کس طرح کی باتیں، پھر اس کو سمجھنا اور اس سے ڈائریکٹ بات کرنا اگر آپ کر سکیں، اور دوسری کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ نے لوگوں کے پیچھے کھوج لگانے پیچھے آگے پیچھے نہیں بھاگ جانا، الا یہ کہ کوئی ایسا آپ کو کوئی کریکٹر اسٹڈی کرنا ہو کسی پرپز کے لیے، آپ بزنس ڈیلنگ کرنے جا رہے ہوں، یا وہ کوئی سیلیبریٹی ہو جس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہو، تو پبلک میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، جس کا آپ سے انٹریکشن ہو آپ کے سامنے آؤ، اپنے ارد گرد کی دنیا کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ کو ٹیلی ویژن کے کردار اور کہانیوں کے کردار وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے ہی ملتے ہیں۔ کچھ سٹوریز آپ کو آپ کی عقلی، کرداری اور اخلاقی تعمیر کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ بہت ہی بری ہوتی ہیں، اور کچھ کو باقاعدہ ایسے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جو خود بھی شیطان ٹائپ کے ہوتے ہیں اور آپ میں بھی شیطانیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف آپ نے ان کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنی ہے، بلکہ اپنے انٹرنل سگنل پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور دوسری ان سب چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ اپنی بھی رائے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص ایسا، یہ چیز ایسی ہے، مگر میں اپنے رستے پر چلوں گا اور اپنا رویہ ایسا رکھوں گا۔ اور کبھی کبھار کوئی آپ سے بہت برا سلوک کرے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آج کل کے دور میں بڑا یہ چل رہا ہے کہ I'll block them، اور میں بیڈ ریویوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مگر یہ زیادہ نہیں چل سکتی۔ جیسے جیسے کمیونٹی قریب آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں اور بیڈ ریویو دے دیں اس کو، کیونکہ کل آپ کو اسی شخص سے ملنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کلوزڈ کمیونٹی میں آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ انسانوں کو آخر میں خود ہی اخلاق کا دامن پکڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ برا ہی سلوک کیے چل رہا ہے اور آپ اس کو برداشت کیے چل رہے ہیں تو پھر وہ بھی برا ہو جائے گا، آپ کمزور پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اچھے نہیں رہیں گے، اور کل اس کو بھی ایک کلائنٹ نہیں ملے گا۔ تو انسانوں کو آخر میں اپنا کردار خود ہی بہتر کرنا ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، لیکن امید ہے اگر آپ سنتے رہے ہوں تو آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا۔ میں اکثر اپنا ٹرانسکرپٹ نکال کر اے آئی کے حوالے کر کے تھوڑا سا اس سے سمری نکلوا لیتی ہوں آج کل، تاکہ میں کوئی کامنٹ وغیرہ میں پوسٹ کر لوں جب میری ویب سائٹ تھوڑا ایکٹیو ہوگی۔ ابھی میرے پاس ایکسیس نہیں ہے لیپ ٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں وہاں پر بھی سمریز پوسٹ کر دوں اور آپ لوگ اس چیز کو اسٹڈی کریں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا سلام میٹرکس؟ آپ نے سبسکرائب اور یہ بیل آئیکن دبایا ہے کہ نہیں، یا بس آپ مجھے استعمال کر کے دھوکہ دے کے آگے نکل گئے؟ کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کی خاطر آپ کو، اس کی خوشنودی کی خاطر اور آپ کی بہتری کی خاطر آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ انہی چیزوں کو بہتر سے بہتر سمجھتے رہیں گے، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی زندگی اور آپ کے انشاءاللہ تعلقات اور معاملات بہتر ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے ورک فیلڈ میں اپنے باسز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ ایک میری اپیل آپ لوگوں سے یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ چیز نہ دیکھیں۔ آپ کی نیت اور ارادہ آپ کے اندر ہے، وہ اس ماڈل میں نظر نہیں آ رہا، وہ روحانی میں دے سکتے ہیں کسی کو، وہ آپ کے اندر ہے، پرسنالٹی میں، وہ آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے اچھی طرف جانا ہے یا بری طرف جانا ہے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے عقائد کی بات کروں گی، خدا کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اچھے نیت کریں گے، ارادے کریں گے، اچھی طرف جائیں گے، تو چاہے اگلا آپ کے ساتھ برا کیوں نہ کرے، خدا آپ کو بچا کر اچھی طرف لے جائے گا۔ آپ بھی تعاون کریں، اور جو آپ کو لے کے جا رہا ہو تو آپ چل پڑیں، ایسا نہ ہو وہیں بیٹھ رہیں، ٹھیک ہے؟
और अगर आप बुराई करेंगे तो फिर आप नीचे से नीचे जाएँगे। तो ये मैट्रिक्स खुद से कोई चीज़ नहीं है, इसको रियल टाइम में हम ह्यूमन बीइंग्स अपने किरदार और अपने डिसीज़न से बना रहे हैं और उसको हम बदल भी सकते हैं। अपने गुमान को भी बेहतर कर सकते हैं और दूसरे लोगों के जो रवैये हैं वो अपनी स्टोरी को रीराइट करने का मतलब ये नहीं कि झूठ में स्टोरी रीराइट कर रहे हैं, स्टोरी रीराइट करने का मतलब अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं कि पहले मैं इस तरह का इंसान था, अब मैं इस तरह का इंसान बन गया हूँ। और उसमें बकिया इंसान जो उसको देख रहे होते हैं उनको कहा गया है कि अच्छी बात है तो उसको माफ़ करके एक अच्छे से रास्ते पे जाने दो, वो आप ही के काम का एक चीज़ बन जाएगा। तो ये हो गया सोनोमेट्रिक्स और अफ़राद के किरदार और नफ्सियात के 4 जहती तज्ज़िया का एक तरीका। बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी कमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं। पीछे से आके मुझे सोशल मीडिया पे ना बताया करें कि आपकी वीडियो देखी बहुत अच्छी लगी। इनबॉक्स में आप बताते हैं और मैं ही सुनती हूँ, फिर मुझे भूल भी जाता है। अगर आप कमेंट छोड़ेंगे तो दूसरों को भी पता चलेगा कि कोई दूसरा देख रहा है और समझ रहा है और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी कोई तारीफ़ दूसरों के सामने भी हो रही है, ताकि दूसरों के सामने मुझे खुद को ना एक्सप्लेन करना पड़े कि नहीं भाई मैंने किसी को फ़ायदा भी पहुँचाया है। तो ज़रूर अपनी गवाही जो है, ये गवाही अच्छी गवाही देना अच्छा होता है। अपनी गवाही जो है कमेंट्स में दे दीजिए कि वाक़ई मैंने देखा, सुना, समझा और मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दिस इज़ रमल हुबल्ला फ्रॉम द पाकिस्तानी हिमालयाज़ एंड दीज़ आर माय वेबसाइट्स। सलाम।